Hey there, welcome again to Mr. Kumar's Class चैनल। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है द लास्ट लेसन, उसका हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो फ्रेंच है वो स्कूल में गया था और वहाँ पर बिल्कुल ही कुछ अजीब चीज़ें उसको देखने को मिली थी। उसके बाद जब टीचर ने उससे पूछा तो एक क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद से वो टीचर को नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसके बाद क्या है चलो देखते हैं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। फिर मैंने सुना कि एम हैमल जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम तो पहले से ही काफ़ी बुरा फील कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा होगा वैसे ही, क्योंकि तुमने अब तक पढ़ाई नहीं की और उसके बाद हमारा देश हमारा नहीं रहा, तो दुख तो तुम्हें पहले से ही हो रहा होगा। सो सी हाउ इट इज़, वो समझाते हैं तू उसे कि देखो ये कैसा है। हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, क्योंकि हर दिन हमने खुद से कहा है। क्या कहा है? बा एक तरह का जो है अपने कह सकते हैं इस तरह का एक्सप्रेशन है जो कहता है कि केयरलेसनेस को शो करता हूँ। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, जैसे कहते हैं ना, है छोड़ो मेरे पास तो काफ़ी टाइम पड़ा है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा, क्योंकि हर किसी इंसान की यही आदत होती है कि वो कहता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, मैं कल कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो कि वे वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारी भी यही आदत थी और देखो आज क्या नतीजा हो गया है। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्जेक, और यही तो एल्जेक के साथ दिक्कत है। अब हम जानते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैंड ओवर कर ली थी जर्मनी ने, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम तो एल्जेक है, दूसरे का नाम लोरेन है। तो हमारा जो लड़का है लिटिल फ्रेंड्स, ये एल्जेक से है, राइट, हमारे जो ऑथर हैं। तो ये कहते हैं भाई इस एल्जेक के साथ यही तो ट्रबल है। एल्जेक के साथ ट्रबल नहीं हो सकती है, पर्सोनिफिकेशन है, मतलब वहाँ के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लर्निंग को पुट्स ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टाल देना, कल पर टाल देना। यही है, क्योंकि यही होता है कि वो क्या करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ऐसी आदत है कि वो आज का काम कल पर टाल देते हैं, और हमने भी यही किया है। नाउ दोज फेलोज, अब वो जो फेलोज हैं वहाँ पर, जो वो लोग जिन्होंने हम पे कब्जा किया है, आउट देयर, जो बाहर गलियों में घूम रहे हैं, विल हैव द राइट, अब उनके पास ये राइट है टू से टू यू, कि तुमसे वो कह सकते हैं कि हाउ इज इट, कि ये क्या बात हुई, ये कैसे हुआ, कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप लोग प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो कि आप लोग फ्रेंचमैन हो, आपकी नेशनैलिटी जो है वो फ्रेंच की है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन ना तो तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को राइट कर सकते हो, ना ही अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो। तो ये क्या बात हुई, तुम अपने आप को फिर क्यों दिखावा करते हो कि हम फ्रेंचमैन हैं? ये तो वही बात होगी, हम कहें कि हम तो हिंदी राष्ट्र के हैं, हम तो हिंदुस्तान के हैं, और हिंदी बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सेम बात है। तो लोग तो हम पे फिर कमेंट करेंगे ही करेंगे, उनको ऐसा करने का अधिकार मिल जाता है। बट यू आर नॉट द वर्स पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम्हारी कंडीशन इतनी भी वर्स खराब नहीं है लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी के पास एक ग्रेट डील ऑफ या टू रिप्रोच, ये ग्रेट डील टू रिप्रोच ये शुरू में एक्सप्रेशन में आया था, इसका मतलब होता है ब्लेम करना, ठीक है, किसी पे दोष देना। आवरसेल्व्स विद, हम सभी को खुद को कोई ना कोई ब्लेम जो है वो देना बनता है, सभी के ऊपर ये दोष आता है, किसी एक की गलती नहीं है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, किस किस की गलती है, क्यों नहीं सीखे लेसन? तुम्हारे जो पेरेंट्स थे बिल्कुल भी एंजियस, चिंतित नहीं थे इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो, कुछ नई चीज़ को सीखो। तो क्या करते थे फिर वो? प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, क्यों? पेरेंट्स की गलती कैसे? क्योंकि उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी, प्रेफर्ड मतलब इंपॉर्टेंस देना, किसको? पुट यू टू वर्क, कि आपको काम पर लगा दे, ऑन अ फार्म, किसी खेत में, और द मिल्स या किसी कारखाने के अंदर। तो पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को खेत वगैरह में काम पे लगाते थे, जो है वेजेस पर भेज देते, डेली वर्क करने के लिए भेजते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, क्यों करते थे ऐसा? सो टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमा सके। तो बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी उनको काम पर भेजने की। एंड आई, तो पेरेंट्स के ऊपर तो ब्लेम जाता है, एंड आई, और टीचर कहते हैं कि मेरे ऊपर, एम हैमल कहते हैं कि मेरे ऊपर, क्या मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है? बिल्कुल है, होगा। कैसे? कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे ऊपर भी ये ब्लेम आना चाहिए, मेरे ऊपर भी ये दोष लगना चाहिए, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने ऐसा नहीं किया
ऑफन फ्रिक्वेंटली कि सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा गया आपको, किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय लर्निंग योर लेसन्स, कि जहाँ पर आपको अपने लेसन्स याद करने चाहिए थे, पर टीचर ने क्या किया, बच्चों को पाठ कुछ सिखाने के बजाय पौधों को पानी देने भेज दिया, तो टीचर की भी तो गलती है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं बाहर कहीं फिशिंग पर जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या उस दिन मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। तो इस तरह से एम हैमल किया करते थे कि अपना काम के लिए बच्चों की छुट्टी भी कर देते थे, क्योंकि कौन देखने वाला है, एक तरह का गवर्नमेंट स्कूल जैसा सिस्टम था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पेरेंट्स की गलती तो थी, लेकिन एम हैमल की गलती भी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद उन्होंने अपनी बातें जारी रखी, वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात स्टार्ट की। एम हैमल वेंट ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, उन्होंने कंटिन्यू रखा टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अपनी बातें जो थी वो कंटिन्यूस रखी कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये कहा कि जो दुनिया के अंदर सबसे सुंदर अगर लैंग्वेज कोई है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, और सबसे क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है, 3 क्वालिटीज़ बताई हैं लैंग्वेज के बारे में, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, दैट कि वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इस लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, इसकी जो वैल्यू है इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी भी नेशन के लोग जब एनस्लेव्ड होते हैं, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर अपनी होल्ड, पकड़ को फास्ट मजबूत रखते हैं, जब तक अपनी मदर टंग को वो जानते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजन, ये बिल्कुल वैसा है जैसे उनके पास उनके प्रिजन की, जेल की, पिंजरे की चाबी है। कहने का मतलब गुलामी से आज़ाद होने का एक रास्ता है, एक मीडियम है, एक चाबी है उनके पास। एक लैंग्वेज चाबी कैसे हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। हम जानते हैं कि जब हम गुलाम थे 1947 से पहले, तो अगर हमारे पास मदर टंग नहीं होती तो क्या होता, क्योंकि मदर टंग जब थी, क्योंकि वो फॉरेनर्स को समझ नहीं आती, तो एक मैसेज, आज़ादी का जो मैसेज था कि ये सब तक पहुंचाना ज़रूरी था। और तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो गुलाम है। तो जब मदर टंग के अंदर उन्होंने न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने स्टार्ट किए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना शुरू हुआ कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए, तो मदर टंग थी तभी तो ऐसा हो पाया। अगर इंग्लिश में अगर स्पीच कर रहे होते या न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे होते, तो फिर फॉरेनर्स जो ब्रिटिशर्स थे वो बिल्कुल हमें वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनका जो रूलिंग पावर थी वो ख़त्म हो जाती। तो मदर टंग हमेशा क्या होती है, जब आप गुलाम बन जाते हैं तो आपके लिए एक चाबी जैसी होती है, आप वापस से आज़ादी प्राप्त कर सकते हो। देन ही ओपन द ग्रामर, उसके बाद इस डिस्कशन के बाद टीचर ने क्या किया, अपनी एक ग्रामर की बुक खोल ली, एंड रेड एज अ लेसन, और उन्होंने हमारा लेसन उसमें पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, उस दिन मैं बड़ा अमेज्ड, सरप्राइज था टू सी, ये देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितने अच्छे से मुझे सब कुछ समझ आ रहा था उस दिन, इससे पहले कभी समझ नहीं आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, टीचर ने जो कुछ भी कहा, सीम्ड मीन्स लगना, सो ईजी, इतना ईजी लग रहा था, सो ईजी, इतना ज़्यादा ईजी लग रहा था कि बस पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, और मुझे ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले मैंने इतना केयरफुली कभी कुछ सुना ही नहीं था, मैंने ध्यान से कभी क्लास में पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे बड़े अच्छे से समझ आ रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और ये भी हो सकता है कि टीचर ने इससे पहले कभी कुछ एक्सप्लेन किया ही ना हो, विद सो मच पेशेंस, वो भी इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ, इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ कोई बात कभी समझाई ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से उस दिन जो भी हो, लेकिन जो चैप्टर था बड़े अच्छे से समझ आ रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट जैसे मानो, एज इफ जैसे मानो, द पुअर, कि वो बेचारे जो हमारे टीचर थे, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, इस स्कूल को छोड़कर जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ हमें ज्ञान, जो नॉलेज अपना रखते हैं, वो हमें दे देना चाहते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और वो सारा नॉलेज हमारे दिमाग में, हेड्स में डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस दिन लग रहा था कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और सब कुछ कमाल था।
आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर का चैप्टर पढ़ने के बाद हमने एक राइटिंग के अंदर लेसन किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे टीचर हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर राउंड हैंड, राउंड हैंड का मतलब होता है ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही सुंदर, सॉरी ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत सुंदर राइटिंग के अंदर उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस एल्ज़ाइक, फ्रांस एल्ज़ाइक, फ्रांस का जो डिस्ट्रिक्ट है जो एल्ज़ाइक है। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. वो अलग हमारे सभी बेंचेस पर वो जो कॉपीज पड़ी थी जिनके ऊपर फ्रांस एल्ज़ाइक लिखा था, दे लुक्ड लाइक, ऐसा लग रहा था उनको देख के जैसे लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं फ्लोटिंग, लहरा रहे हैं एवरीवेयर, है ना, हर जगह, इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के रूम में हर जगह लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ डेस्क, ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क के टॉप पर एक रोड से वो टंगे हुए जो फ्लैग्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। तो असल में कोई फ्लैग्स नहीं थे, लेकिन हर डेस्क के ऊपर जो हमारी नोटबुक्स थी उनको देख के ऐसा लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन, और आपको ये देखना चाहिए था, आपको ये देखने वाली चीज़ थी उस टाइम में जब मैंने देखा मेरे बचपन में, कि यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे हर व्यक्ति अपने अपने काम में सेट टू मतलब लग गया, हर कोई अपना काम कर रहा था बड़ी लगन के साथ। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी पूरे रूम के अंदर, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था वहाँ पर, और वो साउंड क्या था? स्क्रैचिंग द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन को स्क्रैच करते हुए जब लिखते हैं, सिर्फ वही साउंड उस क्लास के अंदर से आ रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार क्या हुआ, बीच में ही खिड़की से कुछ बीटल्स, कुछ जैसे उड़ने वाले पतंगे, पतंगे तो नहीं कहेंगे, वो इंसेक्ट्स होते हैं, बीटल्स मतलब जो हार्ड लेयर जिनके ऊपर रहती है, जिनके अंदर से पंख निकलते हो, है ना, उनको बीटल्स कहते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि ये जो स्कूल है ये एक सरकारी स्कूल जैसा है, जहाँ पे टीचर एक ही है और वहाँ पर लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी क्लासेस हैं, तो वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जैसे जिनकी एज थोड़ी बड़ी हो जाए वो भी है, और आज तो वहाँ पर गाँव के लोग भी बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। होता ही है कि क्लास के अंदर अगर कोई मक्खी भी आ जाए, कोई ऐसा कोई जंतु आ जाए तो है ना, या कोई कीट आ जाए ऐसा, तो हर कोई उसकी तरफ देखता है, लेकिन उस दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स वन, यहाँ तक कि हमारी क्लास में जो छोटे वाले बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि होता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो बच्चे जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस करने पर काम कर रहे थे। अब ये क्या होता है, फिश हुक, वैसे तो फिश का हुक होता है, आपको देखा होगा, जिससे कि मछली का जो कांटा होता है उसको कहते हैं, पर ये एक तरह से ये कर्विंग हो गई है, डिज़ाइन हो गया। असल में ये क्या होता है, ये जब आप कोई राइटिंग लिखते हो या कर्सिव राइटिंग हो सकती है, तो उसमें लेटर का एक तरह से डिज़ाइन जिसको कह सकते हैं, मान लो ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ मैं, है ना, या इस तरह से एफ लिख रहा हूँ, तो एक तरह से है ना, इसको एक स्टाइल है, ऐसा कह सकते हैं, हैंड राइटिंग स्टाइल। तो कहने का मतलब बच्चों को जब ट्रेसिंग के लिए, ट्रेसिंग होता क्या है, जब आप क्या करते हैं बच्चे को, जैसे आप है ना ऐसे डॉट 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 में दे देते हैं, कुछ यहाँ बनाना है ए फॉर एप्पल, तो उनको उनके ऊपर ऊपर ट्रेसिंग करना होता है। तो वैसे ही वो कोई राइटिंग लिखी हुई है जो एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, अपनी पेन को या पेंसिल को रन कर रहे थे। तो इस तरह से वो अपना काम कर रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और इतनी लगन के साथ कर रहे थे जैसे वो भी फ्रेंच ही हो, क्योंकि आज इनको फ्रेंच लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगने लगी है। तो हर कोई सीरियस था, बड़े ही नहीं बच्चे भी आज अपने काम में पूरी तरह से विलीन हो रखे थे, खो रखे थे। द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और वहीं पर क्या था, स्कूल की छत के ऊपर क्या था, जो पिजन्स कबूतर थे, कूड यानी वो गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो, हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी उनकी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने मन में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये लोग जो कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज के अंदर कू करना सिखाएंगे क्या, गुटरगू करना सिखाएंगे क्या। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि बंदूक की नोक के दम पर हमें तो मजबूर किया जा रहा है कि हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज मदर टंग को छोड़कर जर्मन लैंग्वेज सीखें, लेकिन क्या वो इन जानवरों को, कबूतरों को, पक्षियों को भी मजबूर कर सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि गुलाम जो है वो इंसानों को ही बनाया जाता है। पिंजरे में कैद जरूर कर लेते हैं पक्षियों को, लेकिन पूरी तरह से सभी पक्षियों को तो आप गुलाम नहीं बना सकते जैसा इंसानों को बना सकते हैं।
तो उनके ऊपर उनकी कोई पावर नहीं चलती। सो वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपनी राइटिंग करते करते जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, आई सो एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, मैंने हमारे टीचर को देखा कि वो मोशनलेस बिना किसी मूवमेंट के बैठे थे अपनी चेयर के अंदर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, तो पहले तो वो किसी एक चीज़ को गेज कर रहे थे, निहार रहे थे, देन एट अनदर, फिर किसी और चीज़ को निहारने लग जाते थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसे जैसे मानो वो अपने माइंड में हर एक चीज़ फिक्स कर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि हर एक चीज़ कैसे दिखाई देती है इन द लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से रूम के अंदर, क्योंकि वो जगह जो थे वो जोड़ कर जा रहे थे। तो जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि हर कभी वो पंखे को देख रहे हैं, कभी दीवार को देख रहे हैं, जैसे हर एक चीज़ की एक फ़ोटो अपने दिमाग में बना लेना चाहते हैं कि जाने से पहले सब कुछ फिक्स हो जाए, राइट। फैंसी, सोच के देखो, कल्पना करके देखिए, फैंसी का मतलब कल्पना करना, आप इमेजिन करके देखिए कि 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, लास्ट 40 ईयर्स से वो इसी स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड इन द विंडो, सॉरी आउटसाइड द विंडो, जहाँ पर इनकी खिड़की के बाहर ही गार्डन है जो इन्होंने लगाया है, एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी वही क्लास है जिसको वो पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, यानी उसी क्लास के अंदर वो हैं जिसके अंदर वो अभी खड़े हैं। तो कहने का मतलब सब कुछ क्या है, इतने सालों से, 40 सालों से सेम बना हुआ है। जस्ट लाइक दैट मीन्स वैसा का वैसा, जैसा शुरू में था सब कुछ वैसा ही है। क्या चेंजेस हुए हैं फिर 40 सालों में? कुछ चेंज नहीं हुआ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस हैं जो बच्चों के बैठने के लिए होते हैं वो वॉर्न वेयर करके यानी यूज करने की वजह से स्मूथ हो गए हैं। जब नया नया फर्नीचर होता है तो काफ़ी रफ होता है, लेकिन जब आपके ऑयली हैंड्स वगैरह लगते हैं वो यूज़ होता है तो वो स्मूथ हो जाता है। तो यही एक डिफरेंस वहाँ पर हुआ है लास्ट 40 ईयर्स में। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और क्योंकि टीचर है उन्होंने अपने गार्डन के अंदर वॉलनट के यानी अखरोट के पेड़ लगाए थे जो ग्रू क्या हो गए, टोलर, जो यानी गार्डन वर टोलर, सॉरी हाँ, ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, वो जो पेड़ जो लगाए गए थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। एंड हॉपवाइन, हॉपवाइन क्या है, एक तरह का एक क्रीपर है, एक बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद प्लांट की थी अपने हाथों से। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्विंड का मतलब होता है ऐसे घूमते हुए, है ना, क्योंकि बेल तो ऐसे ही चढ़ती है किसी प्लांट के ऊपर। तो ट्विंड होते हुए क्या हुई है, अबाउट द विंडोज, खिड़की से होते हुए, टू द रूफ, और छत तक पहुंच गई है। यानी 40 ईयर्स में इतना चेंज आ गया है, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर, इन सब चीज़ों ने, हाउ इट मस्ट हैव, जरूर इसने क्या किया होगा, ब्रोकन इज हार्ट, उसके दिल को तोड़ दिया होगा। तो आपने जैसा भी पढ़ा कि फैंसी, कल्पना करके देखिए कि एक आदमी 40 ईयर्स तक कहीं पर रहता है, उसने मेहनत से उसको तैयार किया हो और अचानक से सब कुछ उसको छोड़ के जाना पड़े तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वैसा ही एम हैमल के साथ हो रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उनकी सिस्टर, क्योंकि अपने को शुरू में बताया था कि स्कूल के ऊपर ही रूम में रहते हैं ये अपनी सिस्टर के साथ, तो अपनी सिस्टर को सुन रहे थे, क्या कर रही थी वो, मूविंग अबाउट, रूम में इधर उधर घूम रही थी, इन रूम अबव, जो क्लासरूम के ऊपर है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी। ट्रंक्स क्या होते हैं, ट्रॉली बैग नहीं, संदूक जो पहले होते थे, लोहे के हो सकते हैं या एल्युमिनियम के हो सकते हैं, तो संदूक होते हैं बक्से, उनको पटकने की, उनको खोलने की, घसीटने की, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। फॉर दे मस्ट, क्यों पैक कर रही है वो उसकी सिस्टर, फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन तक उनको ये देश छोड़कर जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, जर्मन टीचर आने वाले हैं, और ऐसा बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि वहाँ पर अब आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन ऐसा नहीं कि लास्ट डे है तो वो भाग जाए वहाँ से जगह छोड़कर, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं उनमें करेज था, इतनी हिम्मत थी, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि लास्ट तक हर एक लेसन को वो करके जाएंगे, सुनकर जाएंगे। सो आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो राइटिंग करने के बाद सबसे पहले ग्रामर की, फिर राइटिंग की, उसके बाद हम हिस्ट्री के किसी चैप्टर के ऊपर आ गए। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और उसके बाद जो छोटे वाले बच्चे थे उन्होंने अपना लेसन किया, कौन सा, बा बे बी बो बू। ये क्या है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या जैसे को हम ए आ ई यू कहते हैं ना हिंदी में, ये उस तरह के लेटर्स हैं। डाउन देयर एट द बैक, डाउन यानी पीछे, वहाँ पर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे वाली साइड में, ओल्ड होसर, कौन था,
एक बूढ़ा व्यक्ति पे बैठा था जो फॉर्मर मेयर था वहाँ का, जो अपने साथ एक प्राइमर यानी प्राइमरी की बुक लेके आया था। वो ओल्ड होसर भी हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे पहले उसने अपने बुक के ऊपर रखे थे वो अब उसने पहन लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी प्राइमरी की बुक को अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ साथ उन लेटर्स को स्पेल कर रहा था, बोल रहा था, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये बस एक प्राइमरी की जो कायदा जो होता है, जो स्टार्टिंग बुक होती है वो लेकर आए थे, और उन बच्चों के साथ ए आ ई इतना ही आता है उनको, उनके साथ साथ वो भी स्पेल कर रहे थे। यू कैन सी दैट ही टू, आप ये देख सकते थे कि वो व्यक्ति भी was crying, वो रो रहा था। असल में आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन कैसे, his voice trembled with emotion, उसकी जो आवाज़ थी वो इमोशन के साथ कांप रही थी। जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आवाज़ में वाइब्रेशन आती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसकी आवाज़ सुनने में बड़ी फनी लग रही थी हम सभी को। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना भी चाहते थे लेकिन साथ साथ रोना भी चाह रहे थे, क्योंकि दुख तो हो ही रहा है, लास्ट दिन है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे वो लास्ट लेसन आज भी कितने अच्छे से याद है, क्योंकि तो बचपन की बात थी और हमारे ऑथर है, इन्होंने बड़े होने के बाद फिर कभी लिखी होगी, तो मुझे कितने अच्छे से वो एक एक बात आज भी याद है। ये एक तरह का इमोशन है कि वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी क्या होता है ऑल एट वंस, कहने उसी टाइम पे क्या हुआ, चर्च क्लॉक, जो स्कूल के पास में चर्च थी उसकी जो क्लॉक थी उसने स्ट्रक का मतलब बजाना, 12 बजा दी, कहने का मतलब अब घड़ी के अंदर 12 बजे का टाइम हो गया है। सो देन द एंजुलस, उसके बाद एंजुलस हुई। एंजुलस क्या होते हैं, चर्च के अंदर दोपहर को होने वाली एक प्रेयर का नाम है, या उस प्रेयर को कहते हैं। तो कहने का मतलब जब पहले बेल बजी और उसके बाद फिर प्रेयर भी हो गई, तो कहने का मतलब फिर डाउट नहीं रहा, क्योंकि सबको मालूम चल गया कि अब तो 12 बज ही गए हैं। एट द सेम मोमेंट, और उसी टाइम पर द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी विंडोज के नीचे, कहने का मतलब क्लासरूम की विंडोज के बाहर रोड पर किसकी आवाज़ आ रही थी उसी मोमेंट पर, ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल करके वॉर प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे 100 मील के पीछे से, उनके ट्रम्पेट्स, वो जो बिगुल बजाते हैं, एक तरह का हॉर्न होता है छोटा सा, वो बजाते हुए आ रहे थे जैसा आर्मी के अंदर होता है। तो उससे पता चल गया भाई 12 तो बज गए अब। सो एम हैमल स्टूड अप, तो एम हैमल जो हमारे टीचर थे वो अपनी चेयर पर से स्टूड अप, उठे। वेरी पेल, उनका चेहरा जो था काफ़ी पेल लग रहा था। इन हिज चेयर, उनकी कुर्सी के अंदर। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, इससे पहले मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। तो अचानक से लंबे थोड़ी हो गए वो, असल में इसका एक मीनिंग है, मैंने इससे पहले उनको इतना टॉल नहीं देखा, मतलब इतना कॉन्फिडेंट, इतना करेजियस नहीं देखा। इससे पहले उनको इतनी हिम्मत के साथ कभी नहीं देखा कि एक आदमी इतना ज़्यादा टूट गया हो, जो अपने प्लेस को छोड़कर जा रहा हो, और उसे कैसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने करेज को बनाए हुए हैं, कितने हिम्मत से काम ले रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे हैं, उनकी आवाज़ में कोई इमोशंस शो नहीं हो रहे हैं। तो कहा इससे पहले मैंने उनको ऐसा कभी नहीं देखा था। तो हमारे टीचर ने क्या बोला, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, ऐसा उन्होंने कहा, आई, ये ऐसा है कि मैं बस बोलना चाह रहे हैं कुछ लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने उनका गला चौक कर दिया था। ही कुडंट स्पीक एनीथिंग, ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, वो जो कहना चाह रहे थे वो बता नहीं पाए। सो देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो उन्होंने क्या किया, जो क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड था उसकी तरफ वो मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब शक्ति, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस चौक को बेरिंग, उठाते हुए, मतलब बेर वैसे तो होता है सहन करना, यानी पूरी अपनी शक्ति से उसको सहन किया, मतलब उसको उठाया चौक को, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा वो लिख सकते थे, बोर्ड के साइज का उन्होंने लिखा। क्या लिखा, विवेल ऑफ फ्रांस। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो जैसा हम कहते हैं जय हिंद, इसका मतलब तो यही होता है ना भाई, हमारा हिंद जो भारत है, जय हमेशा ही विजयी रहे। तो वैसे ही लॉन्ग लिव अमेरिका, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये इसका मतलब है। तो उन्होंने ऐसा लिखा। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और जिस दीवार, यानी बोर्ड की साइड फेस किए हुए, वापस क्लास की साइड फेस नहीं किया, वॉल की साइड ही उन्होंने अपना जो सिर था वो क्या किया, लीन का मतलब झुकाना, अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार के साथ ऐसे टिका लिया।
एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से एक जेस्चर किया, मतलब एक इशारा किया, जैसे इस तरह का इशारा हो सकता है, इस तरह का इशारा हो सकता है। तो उन्होंने कैसा इशारा किया? स्कूल, ये बोला नहीं है, लास्ट वाली जो बात है ये उन्होंने बोली नहीं है, अब उनके हैंड मूवमेंट से पता चली है कि स्कूल इज डिसमिस्ड। उन्होंने कहा होगा भाई स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि स्कूल अब खत्म हो गया, आप जा सकते हैं सभी। तो बच्चों को फेस करने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट तक उस दिन स्कूल को अटेंड किया, बच्चों को जितना हो सकता था उतना पढ़ाया। उसके बाद फिर वो उस जगह को छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद की बात है, लेकिन सिर्फ हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने अपने एक बचपन के इंसिडेंट को, एक मोमेंट को अपने हमारे साथ शेयर किया है कि किस तरह से हमें जो है आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। तो अगर आपने आज ये चैप्टर किया है तो आज ही इसकी प्रिपरेशंस कर लें। अगर आपको ऐसे और भी दूसरे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।